जब राघव चड्ढा के बीच और पार्टी के बीच जो खटास चल रही है वो सोशल मीडिया पे सबको दिख रही है। उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किया कि मैं घातक हूँ, घायल हूँ, इसीलिए घातक हूँ। कई चीज़ें उन्होंने क्लियर कर ही दिया था कि कहीं ना कहीं वो पार्टी से अलविदा कहने वाले ही हैं। लेकिन जब अशोक मित्तल जी को जो बड़ा पद मिल चुका था, वो उनका जाना किस तरह, मतलब कि वो उनका पार्टी छोड़ने का क्या मकसद हो सकता है, क्यों छोड़ा उन्होंने पार्टी? देखा जाए तो पंजाब जो अभय जी बात कर रहे थे 2027 में पंजाब में जो विधानसभा चुनाव है, तो पंजाब में सबसे अगर देखा जाए तो अशोक मित्तल बहुत मजबूत शख्सियत रखते हैं, क्योंकि लवली यूनिवर्सिटी हो गया, बाकी जो हो गया, बहुत पावरफुल पार्टी नेताओं में वो गिने जाते हैं। उनका जाना और बीजेपी में ज्वाइन कर लेना, मतलब किस तरह से ये संभव हो सकता है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अशोक मित्तल क्यों ही पार्टी मित्तल जी के बारे में अशोक मित्तल जी का तो उल्टा मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा क्लियर हो जाता है और बात समझ में भी आती है। फेमा वॉयलेशंस के हिसाब से उनके पीछे सेंट्रल एजेंसीज लगी हुई। बिल्कुल, 10 दिन पहले ईडी की छापेमारी भी हुई थी। बिल्कुल, ये तो एक तरीके से क्लियर है। इसी वजह से जो सत्ता के मैं हथियार बोल रहा हूँ, तो उसमें अशोक मित्तल जी का तो बहुत क्लियरली समझ में आता है कि एक तरीके से ठीक है, आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा की एक जिम्मेदारी दी, एक नई जिम्मेदारी भी दी। अब लेकिन वही होता है ना कि वो अपने जहन में देखे तो वो एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन तो हमेशा आने वाले संकटों से पहले ही खुद का साम्राज्य बचाने की कोशिश करता है, खुद को बचाने की भी कोशिश करता है। अशोक मित्तल कोई आंदोलन से निकले हुए नेता नहीं थे, या फिर सड़क की राजनीति उन्होंने नहीं की। अशोक मित्तल के ऊपर, जैसे वैभव ने कहा, 10 दिन पहले ही ईडी की छापेमारी हुई। अब ये क्लियर मैं नहीं बोल सकता, ये आम आदमी पार्टी खुद बोल रही है। और आम आदमी पार्टी को बीजेपी ये भी सवाल पूछ रही है कि अरे आपके पास थे तब वो क्लीन थे, हमारे पास आ गए तो देखिए ईडी रेड्स की वजह से हुआ है। लेकिन उसके पीछे कोई ना कहीं कई सालों से, मैं फिर से महाराष्ट्र की उदाहरण दे सकता हूँ, या फिर राज्य के, या फिर सेंटर में कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जब जब सेंट्रल एजेंसीज ने किसी के घर के दरवाजे पर दस्तक दी है, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद उनको लगता है कि बीजेपी इज द बेस्ट पार्टी, बीजेपी इज अ गुड पार्टी, और उनको विकास, उनके ऊपर, उनकी आंखों के ऊपर विकास का चश्मा वो पहनते हैं और फिर विकास की राह वो पकड़ लेते हैं। तो अशोक मित्तल जी को मुझे लगता है विकास और बचाव, ये दो शब्दों को हाथ में लेते हुए उन्होंने अपनी राजनीति आगे अब डिसाइड कर दी है। बिल्कुल। अब है एक सवाल मेरा भी होगा, उसके बाद शिवेंद्र सर के पास भी इस सवाल को लेकर चलेंगे। जब आम आदमी पार्टी के पास इतनी ताकत हुई कि वो राज्यसभा में किसी को भेज सके, तो सबको उम्मीद थी कि वो उन नेताओं को भेजेगी जो नेता आंदोलन से निकले हैं, जो शुरुआत से पार्टी में हैं, जिन्होंने पार्टी को बनाया है। लेकिन हमने देखा कि दिल्ली में राज्यसभा सांसदों को जब भेजा गया था, जब कुमार विश्वास बहुत नाराज हुई थी, तब एक संजय सिंह को भेजा गया था जो आंदोलन के नेता थे, बाकी 2 बिजनेसमैन लोगों को भेजा गया था। तब कहा गया कि पार्टी को फंड्स की जरूरत है, ये लोग राज्यसभा में जाएंगे तो इससे पार्टी को पैसों की जो दिक्कतें होती हैं वो नहीं होंगी। अभी पंजाब में भी देखें, अशोक मित्तल सबको पता है वो कोई खाटी नेता तो थे नहीं, व्यापारी आदमी हैं। दूसरी बार राजेंद्र गुप्ता को लीजिए, वो भी एक व्यापारी आदमी है, बिजनेसमैन है। वो सब राज्यसभा में गए थे, उससे क्या हुआ था कि पार्टी को फंड्स लगातार मिलते रहे थे। क्या आपको लगता है कि ये रणनीति आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से झटका दे गई, बैकफायर कर गई? देखिए, बिल्कुल, एक तरीके से हमने इससे पहले भी देखा, जब जब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बाहर निकले तो उन्होंने यही बात कही थी कि पार्टी अपने जो मूल तत्व था या फिर मूल सिद्धांत है उससे दूर चली गई। जब बात यही आई कि राज्यसभा की आप एज कैटेगरी देख लीजिए, किसी भी पार्टी की देख लीजिए, राज्यसभा एक अपर सदन है जहां पर एक तरीके से आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, या फिर कई बार लोकसभा में जिनकी सीटें नहीं चुनकर आती या फिर चुनाव हारते, लेकिन उनको पार्टी को जरूरत होती है उन जैसे ज्येष्ठ नेताओं की, इस वजह से उनको राज्यसभा भेजा जाता है। जब राज्यसभा में यंग लीडरों का काम तो यही होना चाहिए कि एक तरीके से वो सड़क की राजनीति करे, वो कहीं ना कहीं वहां जाके अपनी पार्टी का मत लोगों के सामने रखे। तो एक तरीके से जब ये बात सामने आई कि भाई आपने ऐसे यंग नेताओं को सामने रखा, आशुतोष आशुतोष आपको पता ही, पूर्व पत्रकार, अभी फिर से विश्लेषक बन चुका है। उन्होंने जब पार्टी छोड़ी थी उसके बाद उन्होंने पार्टी के ऊपर कभी डायरेक्टली अटैक नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि नए नेता जो एक यंग है उनको जब राज्यसभा पे आज भेजते हो आप लोग, तो जो पार्टी का बड़ा और बहुत विश्वसनीय कैडर है उसमें कहीं ना कहीं मैसेज जाता है कि यार आपको पार्टी का काम नहीं करना है, आपको नेता की मर्जी में रहना है। नेता की मर्जी में रहोगे, मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है, ये बैकफायर हुआ था। किस तरीके से हुआ था? स्वाति मालीवाल वो भी बैकफायर कर गई, एक तरीके से राघव चड्ढा वो भी बैकफायर कर दिया, संदीप पाठक बैकफायर कर गया। संदीप पाठक तो आईआईटी में सिखाते थे, उन्होंने आंदोलन ज्वाइन किया और उसके बाद फिर
ये सब कुछ हुआ। यही बात है आम आदमी पार्टी को लॉन्ग टर्म जो पॉलिटिकल जायंट का गेम होता है कि राज्यसभा उनको दीजिए। कांग्रेस के ऐसे कई नाम है अब, और हम ये सोच रहे हैं कि यार इनको राज्यसभा में भेज के पार्टी को क्या मिलता है? पार्टी को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिलती है और पार्टी को बैकडोर पॉलिटिक्स में एक अपर हैंड मिलता है जो आम आदमी पार्टी नहीं करता। बिल्कुल, शिवेन जी के पास इसी सवाल को लेकर चलते हैं। शिवेन जी, आपका क्या मानना है, जिन धन कुबेर लोगों को भेजा गया था राज्यसभा में वो तो अब बीजेपी में चले गए क्योंकि उनको अपना व्यापार बचाना है। व्यापार अगर वो नहीं बचाएंगे, ईडी के छापे लगातार पड़ते रहेंगे, तो क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी को सोच समझ कर राज्यसभा में भेजना चाहिए था लोगों को? बिल्कुल, ये बात जो अभय ने कहा बिल्कुल सही कहा कि राज्यसभा में कई बार वो लोग होते हैं जो बेहतर रणनीतिकार होते हैं, बेहतर तरीके से बात रखते हैं और पार्टी का जो उसका आइडियोलॉजी है उसको लेकर के चलते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पर पहले भी चूकी, जब कुमार विश्वास और राघव चड्ढा भी एक ऐसे नेता थे जो शुरू से आम आदमी पार्टी ने जब गठन हुआ तब से साथ थे और आंदोलन से ही साथ थे। और यहाँ पर भी वही शब्द उन्होंने कहे कि पार्टी अपनी जो विचारधारा से भटक गई है। और ये बात कई बार हो चुकी है। ये बात हुई है जब भेजा गया, जब कुमार विश्वास ने इस बात को उठाया था तब भी ये बात उठी। निश्चित तौर पर उनको धन कुबेर को भेजने से फायदा नहीं हुआ और ये बात सही है। लेकिन मैं यहाँ कहूंगा वो अपनी बचाएंगे भी। यहाँ पर दो लोगों के जब दो लोगों के हित सध जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ उनका बचना नहीं था, यहाँ पर अब बहुत बड़ा उद्देश्य जो है बीजेपी के को इस मामले से पूरा हल होता दिख रहा है। यहाँ पे कई लोगों के मसले हल होते दिख रहा है। एक तो जो राघव चड्ढा है वो एक तरीके से पंजाबी चेहरा भी है, पंजाब से उनकी जड़ें भी जुड़ी हुई हैं और एक एजुकेटेड अर्बन चेहरा है। और आम आदमी पार्टी का जो मिडिल क्लास और उस पर जो एक तरीके से पूरा कब्जा हो चुका है पंजाब में, ठीक है, वहां पर राघव चड्ढा सिर्फ इसलिए नहीं, राघव चड्ढा को वहां का रणनीतिकार भी माना जाता है और खास पद भी दिया गया था पंजाब सरकार में। हालांकि उस समय विरोध हुआ कि दिल्ली के लोग यहाँ से आकर राजनीति को करेंगे, सब करेंगे, क्योंकि राघव चड्ढा की राजनीति का दिल्ली तो है लेकिन सच्चाई है कि पंजाबी फेस भी है। तो कहीं ना कहीं अब जो चीज चाहिए बीजेपी को, पंजाब में हर हालत में जीत चाहिए। तो ये पूरा जो खेल है इन लोगों का हित भी साधता है। अब रही बात ईडी और उसके छापे की, तो वो बातें हम लोग कर चुके हैं कि किस तरह की प्रेशर इस तरीके से क्रिएट होता है और ये आसान होता है, खास तौर से नेताओं के विरुद्ध भी होता है और ऐसे बड़े बिजनेसमैन के लिए भी आसान होता है। बिल्कुल, अब उसको हम सीधे कहें कि जाकर के भैया इसके लिए कर दिया गया ऐसे, ये सिंपल सी बात है, ये आज से नहीं हो रहा है। ये आजादी के बाद से ये लगता रहा है। सीबीआई और तमाम ईडी हालांकि बाद में हुआ, तो उनका प्रयोग जो केंद्रीय जो सत्ता है वो करती रही है और इसका प्रभाव मिलता रहा। लेकिन उद्देश्य जहां पर पूरे हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए पूरा जो गेम है, ये पूरा प्लॉट तैयार हो रहा है पंजाब चुनाव के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.